मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत नेपाल के बीच बनने वाले पुल का किया शिलान्यास। 32,98,40,00,000 रुपए की लागत से बन रहा पुल। बोले सीएम, पुल बनने से दोनों देशों के बीच आसानी से होगी आवाजाही। सीएम धामी ने खटीमा में सुनी जन समस्याएं, अधिकारियों को दिए समस्याओं के समाधान के निर्देश। राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने सितारगंज पहुंचकर सेवा पखवाड़े में लिया हिस्सा। कार्यकर्ताओं ने किया राज्यसभा सांसद का जोरदार स्वागत। गदरपुर में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी। चेकिंग के दौरान पुलिस की गिरफ्त में आया स्मैक तस्कर। आरोपी को भेजा गया जेल। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। हेडलाइंस के बाद रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने धारचूला के मल्ला छारछूम में भारत नेपाल के बीच काली नदी पर 32,98,40,00,000 रुपए की लागत से बन रहे 110 मीटर स्पैन डबल लेन मोटर सेतु का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि टनकपुर के बाद यह दूसरा मोटर सेतु होगा। सेतु पर छोटे बड़े सभी प्रकार के वाहन चल सकेंगे। इस सेतु के बन जाने से भारत और नेपाल के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। भारत नेपाल के बीच छारछूम में ये बनने वाला पुल, इसका 110 मीटर स्पान रहेगा। इसके बनने से यहाँ दोनों देशों के बीच आगमन सुलभ हो जाएगा, सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। वहीं मैं समझता हूँ कि ये पुल दोनों देशों के मैत्री के संबंधों को बढ़ाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब इस पुल के बन जाने से क्षेत्रवासियों को और नेपाल के आसपास के लोगों को बहुत आसानी होगी। तो 12 महीने के अंदर इसको पूरा किया जाएगा। उत्तराखंड की धामी सरकार ने 2 दिव्यांग राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन को दुगना करने का आदेश दिया है। इस पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। राज्य आंदोलनकारी मंच माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद अदा करता है। जिस प्रकार से उन्होंने बड़े भाई रविंद्र जुगरान जी के प्रयास को रंग देने का काम किया है और हमारे 2 दिव्यांग राज्य आंदोलनकारी जो आधा शरीर जिनका काम करता है, उसमें अमित ओबराय हमारा छोटा भाई और उसमें जो है प्रकाश कांति बड़े भाई जो हैं, जिस प्रकार से उनको राज्य आंदोलन में जिस प्रकार से उनको आज तक वो जो उस चीज की पीड़ा झेल रहे हैं, उनको जो 13 अगस्त 2010 के दौरान जो 10,000 रुपये पेंशन थी, आज वो 20,000 रुपये कर दी गई है। इसके लिए पुनः एक बार जो है उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच माननीय मुख्यमंत्री और सरकार का धन्यवाद देता है। पंतनगर के गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में सेवा पखवाड़े के तहत युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए और बहुत ही सहजता एवं सरलता से युवाओं के सवालों के उन्होंने जवाब दिए। सीएम धामी के पहुंचते ही सभी युवा पूरी गर्मजोशी से मुख्यमंत्री का स्वागत में लग गए। कार्यक्रम में जब बैकलॉग के पद भरे जाने और बेरोजगारी को लेकर के सवाल किया गया, तब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बैकलॉग ही नहीं, दूसरे खाली पदों को भरना भी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की शिकायत पर तुरंत एक्शन लिया गया। इसमें अब तक 41 गुनाहगारों की गिरफ्तारी हो चुकी है। खाली पदों के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को निर्देश दे दिए गए हैं, जल्द ही उन्हें भी भरा जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नागरिक अस्पताल खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने आकाशीय बिजली गिरने से घायल हुई महिला की मौत पर दुख जताया। साथ ही उन्होंने घायल महिलाओं से मुलाकात करके हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों को बेहतर उपचार करने के भी निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने मृतक महिला के परिजनों और घायलों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि बीते दिन नंदना गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई थी। मृतक महिला की बेटी और बहू बुरी तरह से झुलस गए थे, जिनका इलाज उप जिला चिकित्सालय खटीमा में किया जा रहा है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जर्मनी दौरे से पहले विभाग के 74 कर्मचारियों के तबादले किए थे। इन तबादलों पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोक लगा दी है।
आपको बता दें कि इस वक्त तबादला सत्र शून्य चल रहा है। इस बीच किसी भी विभाग से कोई भी तबादले नहीं किए जा सकते। वहीं तबादलों को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता गिरिमा दसौनी ने आरोप लगाया कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने नियुक्तियों के दौरान जो पैसा कमाया है उसे ठिकाने लगाने जर्मनी गए हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल का कहना है कि पूरा मामला क्या था, इस बारे में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के विदेश दौरे से वापस आने के पश्चात ही सामने आ पाएगा। सर्कस चल रहा है प्रदेश के अंदर। पहले तो सवाल ये उठता है कि शहरी विकास मंत्री प्रदेश से बाहर गए कैसे। उन्हीं के ऊपर तो बवंडर खड़ा हुआ है। मेन कल्प्रिट, मेन सस्पेक्ट वही है विधानसभा नियुक्तियों के। ऐसे में जो समिति जांच कर रही है वो कभी भी उनको बुलावा भेज सकती है, समन कर सकती है। तो प्रेमचंद अग्रवाल जी का जर्मनी जाना ही अपने आप में शक के घेरे में है कि उनको जानबूझ के बाहर भेजा जा रहा है ताकि सब लोग इस प्रकरण को भूल जाए, या फिर वो नियुक्तियों के दौरान कमाए हुए पैसे को ठिकाने लगाने के लिए गए हैं। कोई भी मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी की टीम का हिस्सा होता है और उसके मुखिया मुख्यमंत्री जी होते हैं। प्रत्येक मंत्री अपने विभागों के स्थानांतरण कर सकता है और अगर किसी प्रकार का विषय माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आता है या उन्हें लगता है कि कहीं कोई टेक्निकल कमी रह गई है तो वो उस पर रोक लगाने का काम कर सकते हैं। शेष विषय माननीय मंत्री जी के विदेश यात्रा से वापस आने के बाद स्पष्ट हो जाए। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने प्राइमरी इंटरमीडिएट की जो भी भवन जर्जर स्थिति में है उनको गिराने के आदेश दिए हैं और जो विद्यालय ठीक होने लायक हैं उनकी डीपीआर बनाने के अधिकारियों को आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि चंपावत के कांडा में प्राइमरी स्कूल के शौचालय की दीवार ढहने से एक छात्र की मौत हो गई थी और 5 छात्र घायल हो गए थे, जिनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। मंत्री रावत ने कहा कि शिक्षा विभाग में पैसों की कोई कमी नहीं है, जर्जर स्कूलों का नया निर्माण शीघ्र कराया जाए। देखिए, हमने जितने भी हमारे प्राइमरी स्कूल हैं और जो हमारे हाई स्कूल और जो हमारे इंटरमीडिएट कॉलेज जो भी जर्जर हालत में हैं उनको हमने ध्वस्तीकरण के आदेश दिए हैं और जहां भी ठीक होने के लायक हैं उनके लिए डीपीआर बनाने के लिए भी कहा कि भाई उनको ठीक होने, पैसे की कोई दिक्कत शिक्षा विभाग में नहीं है। और जैसे वो घटना हुई तो हमने तुरंत मजिस्ट्रेट जांच भी कराई और जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। ऋषिकेश में आईडीपीएल की आवासीय कॉलोनी पर लीज की अवधि खत्म हो गई है, जिसके बाद वन विभाग ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। इससे रहवासियों को बेघर होने का डर सताने लगा है। सैकड़ों लोग एकजुट होकर के मंत्री और स्थानीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल के कैंप कार्यालय पहुंचे और कार्यालय के बाहर धरना दिया, जहां वन विभाग के कब्जे के बाद कॉलोनी वासियों की शिफ्टिंग को लेकर के जवाब मांगा है। आज जितने भी परिवार हैं, आईडीपीएल की संपूर्ण भूमि पर निर्भर जितने भी परिवार हैं, हम अपनी सरकार के पहले दरवाजे पर आए हैं साहब। हम पिछले 1.5 साल से सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें बेघर और बेरोजगार ना किया जाए। कोई कहता है कि जंगलात की भूमि है, अलग अलग तरीके से अलग अलग खबरें आती हैं, यहाँ के लोग वहाँ के लोग। जितने भी लोग उस 899.53 एकड़ भूमि पर निर्भर हैं, वो हर परिवार का प्रत्येक सदस्य यहाँ मौजूद है, सिर्फ इसलिए कि सरकार ने हमारे बारे में क्या निर्णय लिया है हमें वो बता दिया जाए। बस भाई, कोई निर्णय तो लिया गया होगा कि इन हजारों परिवारों का क्या किया जाएगा। सितारगंज में पीएम मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत बुद्धिजीवी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी ने भी शिरकत की। इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष विवेक सक्सेना, मंडल अध्यक्ष विनय सलूजा समेत भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी ने भाजपा सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जिस तरह से सेवा पखवाड़े को लेकर उत्साह है, जिस तरह की लगन है, वो मुझे ये तो आश्वस्त कर रही है कि हमारे इस सितारगंज में हमारा 2024 जन जन तक भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा। महिला सशक्तिकरण के लिए तो मेरी पूरी पार्टी खड़ी है। अनेक योजनाएं प्रदेश में भी हैं और केंद्र की भी आ रही हैं। मैं उन सब योजनाओं में सहभागिता करके उसका पालन करूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी के द्वारा सेवा पखवाड़ा बनाया जा रहा है, जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद
श्रीमती कल्पना सैनी जी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुई। उनका आज ये 5 विधानसभाओं का कार्यक्रम था। उन्हें प्रधानमंत्री जी को शुभकामना देते हुए इस कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि इसे सेवा पखवाड़ा के रूप में बनाना। हल्द्वानी में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज संगठन ने अनिश्चितकालीन धरना और सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया है। अपनी मांगों को लेकर संगठन ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वाल्मीकि संगठन लंबे समय से अपने तीर्थस्थल सीतावनी की जमीन को वन विभाग से अलग करने की मांग कर रहा है। संस्कृति विभाग में शामिल कर रखरखाव की जिम्मेदारी भावादस को सौंपे जाने की भी मांग पर अड़े हुए हैं। संगठन ने सरकार पर अनदेखी के आरोप लगाए हैं। साथ ही सफाई कर्मियों को रोजाना 500 रुपए का मानदेय दिए जाने की भी मांग की है। वाल्मीकि तीर्थ स्थान है जहां पर भगवान वाल्मीकि महाराज ने रामायण की रचना की थी। उसको लेकर हम वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। वहां पर पूरा देश का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का वाल्मीकि समाज एकत्र होता है। वहां पर जो वाल्मीकि भगवान की मूर्ति रखी हुई है खुले में, वहां पर मंदिर की स्थापना कराई जाए। तो हमें यह आश्वासन दिया गया था कि इस संबंध में तुम्हारी शीघ्र मुख्यमंत्री से वार्ता कराई जाएगी। तो वाल्मीकि समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। विभाग को ट्रांसफर कराई है वन विभाग से, जिससे यहाँ पर भव्य मंदिर बनाया जा सके। काशीपुर पुलिस चेन स्नैचिंग की वारदातों पर अंकुश लगाने की कवायद में लगी हुई है। इसके तहत पुलिस ऐसे आरोपियों का एक चार्ट तैयार करके कार्रवाई भी कर रही है। इसी कड़ी में आईटीआई पुलिस ने चेन स्नैचिंग के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लंबे समय से जो लोग चेन स्नैचिंग और झपट्टेमारी में इन्वॉल्व थे, तो इन पे पहले भी मुकदमे हुए हैं। इन तीनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें से प्रभजोत सिंह, गुरपाल सिंह पूर्व में जेल में नियुक्त है अन्य मुकदमों में, परंतु सुनील कुमार इसमें से फरार चल रहा था। आज सुनील कुमार की इसके तहत हमने गिरफ्तारी की है और माननीय न्यायालय के समक्ष उसे पेश किया जा रहा है। चंपावत पुलिस ने मादक पदार्थ के साथ 2 युवकों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने एसपी के निर्देश पर ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया। युवकों के पास से करीब 2 किलो चरस बरामद हुआ है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर किरोड़ा पुल पर चेकिंग चल रही थी। उसी दौरान 2 युवक पुलिस को देख करके वापस लौटने लगे, जिस पर दोनों को पकड़ लिया गया। युवकों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। सुंदर सिंह और गोविंद सिंह 2 लड़के हैं। ये दिखाली चौड़ थाना पंचेश्वर के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से लगभग 1 किलो 880 ग्राम अवैध चरस प्राप्त हुई है और इनको टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई के लिए इनको न्यायालय में पेश किया जाएगा। कीमत लगभग हम 2 लाख रुपये मान सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार। गदरपुर पुलिस नशे के खिलाफ अभियान चला रही है। इसके तहत पुलिस ने एक अफीम के तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 1 किलो 325 ग्राम अफीम के साथ एक बाइक भी बरामद की गई है। पकड़ा गया आरोपी यूपी का रहने वाला है। हमारे द्वारा नशे के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है और जिसमें कि एसएसपी सर द्वारा लगातार जो है निर्देश दिए जाते हैं। नशे को बिल्कुल समूल नष्ट करना है। तो इसी क्रम में कल 17 तारीख को महतूस मोड़ के पास एक बरेली का जो युवक है धर्मवीर, इससे 1 किलो 325 ग्राम अफीम बरामद हुई है और इसमें इसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत थाना गदरपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसके साथ ही इससे एक अपाचे जो बाइक है वो भी बरामद हुई है। चंपावत जिले में हो रही भारी बारिश के चलते चंपावत नेशनल हाईवे पिछले 3 दिनों से बंद था, जिसे आज बड़ी ही मशक्कत के बाद खोल दिया गया है। नेशनल हाईवे के खुलने से लोगों ने भी राहत की सांस ली है। दरअसल एनएच नेशनल हाईवे टनकपुर से चंपावत, पिथौरागढ़ और चीन सीमा को जोड़ता है। ऐसे में हाईवे के बंद होने से लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। अभी भी हाईवे पर खतरा बना हुआ है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने सभी वाहन चालकों और यात्रियों से सावधानी पूर्वक यात्रा करने की अपील की है। आपको बता दें कि अभी भी जिले के 15 राजमार्ग बंद पड़े हुए हैं, जिन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है।
स्कूली बच्चों और समुदाय को स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाने के लिए विद्यालयों में 19 से 25 सितंबर तक स्वच्छता दिवस पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके चलते चमोली के दशोली अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज अलकापुरी के एनसीसी के छात्रों ने स्वच्छता अभियान के तहत एक रैली निकाली और जनता को सफाई व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। इस दौरान छात्रों ने 1 क्विंटल कूड़ा भी इकट्ठा करके नगर पालिका चमोली के कूड़ेदान में डाला। साथ ही अलकनंदा नदी के किनारों की भी सफाई की। आंचल है और हमारे स्कूल का नाम GIC अलकापुरी है। आज हमने वर्ल्ड रिवर डे और जो रिवर पे एक रैली निकाली जा रही है उसमें हमने 19 सितंबर से जो 25 सितंबर तक जो रैली निकाली जा रही है उसके तहत हमने एक रैली निकाली जो कि हमने अपने स्कूल से और अलकनंदा नदी तक निकाली है। और जो अलकनंदा नदी तक हमने रैली निकाली है उसमें हमने कम से कम 1.5 क्विंटल कूड़ा प्लास्टिक इकट्ठा किया है, जिसको कि हमने इकट्ठा किया और लोगों को अवेयर किया है कि जो आपके घर का कूड़ा है आप उसे इधर उधर ना फेंके बल्कि डस्टबिन में फेंके, और जो कूड़ा करकट की गाड़ी आ रही है आप उसे उसमें डालें ना कि इधर उधर फेंके। आज NCC कार्यक्रम के तहत हमारे यहाँ से वर्ल्ड रिवर डे पे GIC अलकापुरी से लेकर के अलकनंदा नदी के किनारे तक एक रैली निकाली गई कैडेट्स के द्वारा, और उस रैली का मकसद था कि नदी के किनारे जो कूड़ा करकट हमारी नदियों को प्रदूषित कर रहा है उस कूड़े करकट को हमने इकट्ठा करवाया। कम से कम बच्चों ने यहाँ से लेकर के और अलकनंदा के किनारे चमोली घाट तक 1.5 क्विंटल प्लास्टिक और कूड़ा करकट इकट्ठा करके कम्पैक्ट मशीन जो चमोली में लगी है नगर पालिका की वहाँ पर कंपोजिट के लिए दिया और वहाँ से फिर रैली वापस GIC अलकापुरी तक आई। हम चाहते हैं कि इस रैली के माध्यम से लोगों को अवेयर किया जाए कि वो प्लास्टिक कूड़ा करकट घर का जितना भी वेस्टेज है उसको नदी के किनारे या नदियों में न बहाएं बल्कि नगर पालिका की जो कूड़ा वाहन है उसमें डालें। रक्षा मंत्रालय में साइंटिफिक ऑफिसर बनने पर जोशीराम अपने गांव आने की पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों से स्वागत किया। इस दौरान जोशीराम ने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया में 7वीं रैंक हासिल की है। वहीं उन्हें रक्षा मंत्रालय में साइंटिफिक ऑफिसर कार्यभार संभालने का भी मौका मिला है। आपको बता दें कि जोशीराम ने 2015 में IIT की परीक्षा क्वालिफाई की थी, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली में MTech की पढ़ाई करने के साथ ही UPSC की परीक्षा भी पास की थी। बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा बच्चों को पढ़ाने के लिए। मुझे आज ये टाइम देखकर बहुत खुशी है। मेरी अच्छा है कि मेरे और भी बच्चे अधिकारी बने और अपने भारत देश को बहुत अच्छा सा लेकर चले। देहरादून रेलवे स्टेशन पर DRUCC के सदस्य शशांक मलिक ने निरीक्षण किया, जहां उन्होंने रेलवे परिसर का निरीक्षण पूर्ण करके कर्मचारियों को साफ सफाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रेलवे परिसर में 24 घंटे सफाई रहनी चाहिए। साथ ही उन्होंने यात्रियों के पीने के पानी, शौचालय समेत वेटिंग रूम का भी मुआयना किया। वहीं रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से मुलाकात करके रेल सेवा में हो रही परेशानियों की भी जानकारी ली। पूरे नॉर्थ जोन से मैं यहाँ पे सदस्य हूँ, तो मैं कोई स्टेशन नहीं छोड़ूंगा नॉर्थ जोन का। ठीक है, यहाँ पे व्यवस्था देखी है, व्यवस्था अच्छी मिली है हमें, लेकिन आगे आने वाले समय में हमारी कोशिश ये रहेगी इसको स्मार्ट बनाया जाए स्टेशन को। जब देहरादून सिटी स्मार्ट होगी तो स्टेशन भी हमारा स्मार्ट होना चाहिए। ये प्रस्ताव हम बोर्ड के सामने रखेंगे। चंपावत में बीते 2 दिनों में हुई मूसलाधार बारिश से टनकपुर और बनबसा के क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है। इसका जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी खुद पहुंचे, जलभराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी के साथ कई अन्य प्रशासनिक अधिकारी समेत ग्रामीण भी मौजूद रहे। ग्रामीणों की फसलों और मकानों को हुए नुकसान का आकलन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। इस दौरान जिलाधिकारी ने टनकपुर शारदा बैराज का निरीक्षण करके जल स्तर की जानकारी ली है। अभी जो बराज में कंट्रोल रूम है NHPC का, वहाँ पे निरीक्षण किया है और चीनी बोर्ड में आम बाग में निरीक्षण किया है। तो जो ड्रेनेज प्लान हमारा बन रहा है, अंडर प्रिपरेशन है, उसमें कंसल्टेंसी को हायर करने का टेंडर निकाला हुआ है। तो अभी 3 महीने में वो सर्वे वगैरह सब होगा और 2 महीने मतलब 5 महीने में ड्रेनेज प्लान हम एक्सिक्यूट करने लायक होंगे। कोटी नदी पे 3.5 करोड़ सैंक्शन है, वैसे ही शारदा घाट पे 6 से 7 करोड़ सैंक्शन है। तो वो काम अभी 2-3 महीने में शुरू हो जाएगा।
उधम सिंह नगर के किच्छा में इंटरार कर्मचारी बीते 400 दिनों से हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों को बीते कई महीनों से वेतन ही नहीं मिला है और अब कर्मचारियों ने भूख हड़ताल करनी शुरू कर दी है। 2 महिलाओं समेत 10 लोगों ने भूख हड़ताल करके आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है और कंपनी प्रबंधन से जल्द अपनी मांगे पूरी करने की भी बात दोहराई है। वहीं ऐसा नहीं होने पर राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से जाम करने की चेतावनी दी है। कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन पर प्रशासन से सांठगांठ करके आंदोलन को कमजोर करने का भी आरोप लगाया। मजदूरों का शोषण चल रहा है सरकार के द्वारा, ये हम इसके विरोध में आज हमने एक दिवसीय भूख हड़ताल रखा है और जल्द से जल्द अगर इनकी मांगे पूर्ण नहीं होती, ये अगर कंपनी मालिक अगर होश में नहीं आते, कुछ दिनों पहले शायद आपको पता भी लगा प्रकरण के माध्यम से, इनके झड़प में, मजदूरों के झड़प में मेरे टांग भी टूट गई थी पुलिस वालों के माध्यम से, क्योंकि जिस प्रकार से बदतमीजी करी थी इन लोगों ने। और बहुत बुरी तरीके से लगता है कि शासन और प्रशासन और कंपनी मालिक मिले हुए हैं, जिसके विरोध में आज हम धरने में बैठे हुए हैं। और इन लोगों ने प्रशासन के किसी भी अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, मजदूरों का फोन तोड़ दिया गया, इनके संग अभद्रता की गई, उसके ऊपर भी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक माहौल डर का बना रखा कि ये अपना धरना तोड़ दे। परंतु हम ये है कि जब तक ये मजदूर हमारे टिके हुए हैं और हमारा धरना लास्ट तक चलता रहेगा, जब तक हम लोग हमारी मांगे पूरी नहीं होती। और बहुत जल्दी अब छात्र संगठनों का भी हमारे पर समर्थन मिलने लगा, हमें किसानों का भी मिलने लगा और सामाजिक संगठन तो समर्थन में थे ही। बहुत जल्दी इस रोड को हम पूरी तरह से जाम कर देंगे, जिसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। 400 दिन पूरे हो गए, पिछले 4 साल से हम लड़ रहे हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। शासन प्रशासन बिल्कुल मौन है। इस टाइम अगर देखा जाए तो महिलाओं और बच्चों ने मोर्चा संभाल लिया है अब, और किसान संगठनों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। अब हमें भारतीय किसान यूनियन की तरफ से, तराई किसान संगठन से और भी उग्राहा संगठन से सब तरफ से समर्थन मिल रहा है। और हमने बातचीत की है, 4 अक्टूबर की डेट जो है फाइनल हो गई है। 4 अक्टूबर को हम महापंचायत करने जा रहे हैं यहाँ पर, और उस महापंचायत को बहुत बड़ी महापंचायत हम करेंगे। जो पहले महापंचायत हुई है उससे भी ज्यादा संख्या बल में हम महापंचायत करेंगे। और ये जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से, ये बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से कार्रवाई हो रही है। उधम सिंह नगर के किच्छा में इंट्राक प्रबंधक के खिलाफ कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा आंदोलन लगातार जारी है। कर्मचारियों के साथ साथ उनके घर से जुड़ी महिलाओं एवं छोटे छोटे बच्चों ने भी आंदोलन में भागीदारी करते हुए कंपनी प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ज्ञात हो कि किच्छा क्षेत्र में इंट्राक कंपनी के सैकड़ों कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। 400 दिन पूरे होने के बाद भी कर्मचारियों की किसी समस्या का समाधान नहीं होने से कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। कर्मचारियों ने भूख हड़ताल शुरू करते हुए आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। कर्मचारियों ने अपने परिवार के साथ कंपनी गेट पर ही डेरा जमाते हुए यहीं पर ही खाना पीना सोना शुरू कर दिया है और चेतावनी दी है कि जब तक कर्मचारियों की मांगों का समाधान नहीं होगा उनका आंदोलन जारी रहेगा। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो उनके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 74 को जाम कर उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी सभी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। अपने सहयोगी ऋषभ शर्मा के साथ राजू सहगल, IND 24 न्यूज किच्छा। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।